धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मुगलों ने धर्मांतरण कराया, अंग्रेजों ने धर्मांतरण कराया, आज भी धर्मांतरण हो रहा है। इसके लिए सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा। मैं आपसे 5 सवाल पूछता हूं, आप उसका उत्तर जोर से दीजिए, जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है, आपकी बात 5 करोड़ लोगों तक पहुंचे। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं, जरा जोर से बताइए। और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा होता है, उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, उसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन बाबा के अलावा, योगी आदित्यनाथ जी के अलावा और कोई राज्य सरकार उस एनएसए को धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों पर लगा नहीं रही है। जिस दिन एनएसए लगना शुरू हो जाएगा, धर्मांतरण रुकना शुरू हो जाएगा। धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? और जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा होता है, उसके लिए हमारे पास एक कानून है, उसका नाम ये यूएपीए। दुर्भाग्यवश राज्य सरकारें धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों के खिलाफ यूएपीए नहीं लगा रही। यूएपीए लगाना शुरू करेंगी, धर्मांतरण रुकेगा। धर्मांतरण अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है। मुगलों ने अटैक किया था धर्मांतरण कराने के लिए, अंग्रेजों ने अटैक किया धर्मांतरण कराने के लिए, आज सॉफ्ट तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा है। तो ये वेजिंग वॉर हुआ कि नहीं, देश के खिलाफ युद्ध हुआ कि नहीं, इनडायरेक्ट वॉर हुआ कि नहीं? और जो इनडायरेक्ट वॉर होता है, उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, सेक्शन है, उसको 121 कहते हैं, जिसमें आजीवन कारावास कि नहीं, इनडायरेक्ट वॉर हुआ कि नहीं? और जो इनडायरेक्ट वार होता है, उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, सेक्शन है, उसको 121 कहते हैं, जिसमें आजीवन कारावास से फांसी की सजा है। दुर्भाग्यवश पता नहीं जानबूझ के या नादानी में राज्य सरकारें धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों और उनके मददगारों के खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगाती। धर्मांतरण एक देशद्रोह है कि नहीं? और देशद्रोह से निपटने के लिए हमारे पास कानून आ गया है, नए वाले में भी आया है, नए वाले में और कठोर आया, पुराने वाले में भी था। दुर्भाग्यवश देशद्रोह की धारा लगती नहीं। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, संगठित अपराध है। एक व्यक्ति धर्मांतरण नहीं कराता, पूरा सिंडिकेट होता है। कोई पैसा देता है, कोई लिटरेचर देता है, कोई अपनी बाइक उपलब्ध कराता है, कोई उसको और किसी तरीके से मदद करता है। धर्मांतरण होता है झारखंड में, उसका एक आदमी बॉम्बे में बैठा रहता है, एक आदमी दिल्ली में बैठा रहता है, एक आदमी धनबाद में बैठा रहेगा, एक कोई और बैठा रहेगा। पूरा कोऑर्डिनेटेड तरीके से धर्मांतरण होता है। और इस तरीके से जो संगठित अपराध होते हैं, उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, जिसको गैंगस्टर एक्ट कहते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है। महाराष्ट्र में उसको मकोका कहते हैं, गुजरात में उसको गुजकोका कहते हैं, झारखंड, बिहार और इधर उसको गैंगस्टर एक्ट कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य आप देखिए कि धर्मांतरण कराने वालों पे गैंगस्टर एक्ट नहीं लगाया जाता। जिस दिन धर्मांतरण कराने वालों पे ये 5 कानून लग जाएंगे, एनएसए लगना शुरू हो जाएगा, यूएपीए लगना शुरू हो जाएगा, सेडिशन लगना शुरू हो जाएगा, वेजिंग वॉर लगना शुरू हो जाएगा और गैंगस्टर एक्ट लगना शुरू हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी, जिहादी और उनके सहयोगी जो उनको पैसा देते हैं, आर्थिक मदद करते हैं, ये सारे भारत छोड़ के भाग जाएंगे, गारंटी के साथ। इसलिए मैं एकल अभियान से ये रिक्वेस्ट करता हूं, जब कभी धर्मांतरण की घटना हो, उनसे सीधे लड़ने की बजाय आप रिस्पेक्टिव एसपी को पकड़िए, एसपी से कहिए कि आप इसके खिलाफ एनएसए लगाओ, यूएपीए लगाओ, सेडिशन लगाओ, वेजिंग वॉर लगाओ, गैंगस्टर एक्ट लगाओ। नहीं मानता है, किसी वकील को पढ़िए, एफआईआर कराइए। बहुत जरूरी हुआ मैं खुद संपर्क करूंगा, एसपी से बात करूंगा। हमारी पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। वो ऑर्डर मैंने यूपी पुलिस को दिया है। उसके बाद से यूपी पुलिस जब जब धर्मांतरण होता है, एनएसए लगाती है। एनएसए का मतलब 1 साल तक जमानती नहीं होगी। इसी तरीके से घुसपैठ, जो आपके राज्य की बहुत बड़ी समस्या है, आपके राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है, इसका भी समाधान कानून। घुसपैठिए घूस दे के आते हैं, घूस दे के आधार बनवाते हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवाते हैं, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, घूस दे के वोटर आईडी बनवाते हैं, सब कुछ घूस दे के कर लेते हैं। बाद में हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट होता है, उनके पास 6 डॉक्यूमेंट हो जाता है। भ्रष्टाचार के कारण, घूसखोरी के कारण असम में एनआरसी हुई, फेल हो गई।
और असम की एनआरसी जो हुई थी, वो वहां पे सर्बानंद सोनोवाल जी, जब वो सामाजिक कार्यकर्ता थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, तब उन्होंने पीआईएल फाइल किया और उन्हीं के पीआईएल पे ऑर्डर हुआ और असम में एनआरसी हुई। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जब वहां एनआरसी शुरू हुई तो वो खुद ही वहां के मुख्यमंत्री थे। जिसकी पीआईएल पे ऑर्डर हुआ एनआरसी कराने का, वही वहां का मुख्यमंत्री हो, अपनी तरफ से कोई गुंजाइश छोड़ेगा क्या? नहीं। लेकिन उसके बाद भी असम में एनआरसी फेल हो गई। जानते कैसे? पहले तो घुसपैठियों ने 5-5, 6-6 डॉक्यूमेंट बनवा लिए, और जब वो रजिस्टर घर घर जाते हैं बनाने के लिए, जब वो लेखपाल पटवारी कानून गए घर घर बनवाने, वहां उन्होंने फिर 2-2 हजार की नोट पकड़ा दिया। और वो लेखपाल पटवारी कानून को इतने समझदार निकले कि दिन भर में जितने घुसपैठियों का नाम रजिस्टर में एंट्री करते थे, उतने असम वालों का नाम निकाल देते थे। क्यों? जिससे कि रजिस्टर बनने के बाद असम की जनसंख्या वहीं की वहीं रहे, बढ़े न, घटे न बढ़े। अगर वो ईमानदारी से करते तो असम की जनसंख्या बढ़ जाती 40-50 लाख। उन्होंने बड़ा दिमाग लगाया, दिन भर में मान लो 20 लोगों से पैसा लिया, 20 घुसपैठियों का नाम जोड़ा, तो 20 असम के लोगों का निकाल देते थे। जब रजिस्टर कंप्लीट हुआ तो पहले घुसपैठिए कह रहे थे ये एनआरसी रोको, एनआरसी रोको। जब रजिस्टर बन गया, असम के लोग बोलने लगे एनआरसी रोको, एनआरसी रोको। ये भ्रष्टाचार इतना खतरनाक है हमारे लिए। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए ना, तो भारत की कम से कम जितनी आपको रूलिंग पार्टियां दिख रही हैं, इसमें एक ही बचेगी बस, बाकी सारी खत्म हो जाएंगी। हाँ, भ्रष्टाचार खत्म, बंगाल में टीएमसी खत्म, आ गया बीजेपी का राज। भ्रष्टाचार खत्म, झारखंड में शिबू सोरेन की पार्टी खत्म, आ गया बीजेपी का राज। भ्रष्टाचार खत्म, डीएमके खत्म, आ गया तमिलनाडु में बीजेपी का राज। भ्रष्टाचार खत्म, अब्दुल्ला महबूबा खत्म, आ गया कश्मीर में बीजेपी का राज। भ्रष्टाचार खत्म, यूपी में सपा बसपा खत्म, आ गया बीजेपी का राज।